मूवी स्टार्ट होती है 1967 लॉस एंजलिस से। यहाँ पर एलिस अपनी 2 बेटियों के साथ एक घर पर रहती है। रिसेंटली ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और ये तीनों ही उसके गम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। घर चलाने के लिए एलिस एक स्पिरिट मीडियम होने का नाटक करती है, यानी कि वो लोगों को उनके मरे दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली की स्पिरिट से कनेक्ट करवा सकती है, यानी उनसे बात करवा सकती है, जो एकदम झूठ था। और उसके इस झूठे बिजनेस में उसकी दोनों बेटियां डोरिस और पोलिना भी साथ देती हैं। एक दिन पोलिना अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाती है, जहां पर उसके सारे फ्रेंड्स ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करते हैं। इस बोर्ड के जरिए ये लोग स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते थे और इस गेम को खेलने के 3 रूल्स थे। फर्स्ट, कि गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना था। सेकेंड रूल ये था कि इस गेम को कभी भी ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना। और थर्ड रूल ये था कि इस गेम को खत्म करते हुए हमेशा गुड बाय कहना है। ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और सरप्राइजिंगली प्लैंचेट भी मूव होने लगता है। वो लीना ज्यादा शॉक नहीं हुई, क्योंकि उसे इन सारे ड्रामास का पता था। खैर, अब उसकी मॉम उसे लेने के लिए आ जाती है और वह भी घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने एलिस से कहा कि हम भी अपने घर में एक ओइजा बोर्ड ले आते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाने में हमें काफी आसानी होगी। एलिस उसकी बात मान जाती है और सुबह होते ही एक ओइजा बोर्ड अपने घर ले आती है। बोर्ड घर पर रखने के बाद वो डोरिस को लेने के लिए स्कूल चली जाती है, जहां हम देखते हैं स्कूल के बच्चे डोरिस को तंग कर रहे थे, जिसके बारे में डोरिस ने किसी से शिकायत नहीं की थी। खैर, डोरिस को लेकर एलिस घर आ गई और घर आते ही उसने ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड किया, ये जाने बगैर कि इस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स थे। इस गेम को कभी अकेले नहीं खेलना था और वो अकेले ही खेल रही थी। ये खेलते हुए उसने नोटिस किया कि प्लैंचेट हिल रही थी। अब एलिस यहाँ पर मौजूद किसी भी स्पिरिट से कुछ सवाल पूछने लग जाती है, जिसके जवाब यहाँ प्लैंचेट पर तो एलिस को नहीं मिलते। लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि एलिस की बेटी डोरिस अब पोजेस हो चुकी है और वह उन सभी सवालों के जवाब दे रही है जो एलिस नीचे बैठी ओइजा बोर्ड से पूछ रही थी। एलिस ने जब स्पिरिट का नाम पूछा था तो ऊपर डोरिस ने मार्कस नाम बोला था, यानी जो भी स्पिरिट यहाँ पर आई थी और जिसने डोरिस को पोजेस किया था, उसका नाम मार्कस था। और कुछ ही देर बाद जैसे ही नीचे एलिस ओइजा बोर्ड गेम खेलना बंद करती है, डोरिस भी पोजीशन से बाहर आ जाती है। लेकिन गेम छोड़ते हुए भी एलिस ने एक और रूल तोड़ दिया, उसने गुड बाय नहीं बोला। अब रात होती है और हम देखते हैं कि डोरिस भी उस ओइजा बोर्ड के पास आती है। उसे पता था कि ओइजा बोर्ड लोगों को उनके रिलेटिव्स की स्पिरिट से कनेक्ट करवाता है। वो अपने डैड रिचर्ड की स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और हैरानक तौर पर ओइजा बोर्ड की प्लैंचेट हिलती है और उसको लगता है कि उसने अपने डैड से कांटेक्ट कर लिया। अगले दिन डोरिस स्कूल चली जाती है और स्कूल में फादर टॉम, जो कि स्कूल को चला रहे थे, वो डोरिस की मोम एलिस को स्कूल बुलाते हैं। उन्हें लग रहा था कि डोरिस ने आज जो होमवर्क किया था उसमें एलिस ने उसकी मदद की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बहुत ही शानदार होमवर्क किया था। ऐसा परफॉर्म तो उसने आज तक स्कूल में कभी नहीं किया था। खैर, एलिस अब डोरिस को लेकर घर वापस आ जाती है और घर आने पर उन्हें पता चलता है कि जल्द ही उनका घर सील होने वाला है, क्योंकि अपने हस्बैंड रिचर्ड के मरने के बाद से एलिस इस घर के टैक्सेस पे नहीं कर पा रही थी। एलिस और पोलिना इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, जबकि अंदर डोरिस इस टाइम भी ओइजा बोर्ड के साथ लगी हुई थी। इसी ओइजा बोर्ड के जरिए डोरिस के डैड उसे एक बेसमेंट में बने कमरे के बारे में बताते हैं, जिसके एक कवर्ड में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। ये बात जानकर डोरिस हैरान होकर एलिस को बताती है और एलिस भी वहाँ चेक करने के लिए जाती है और उसकी सारी बातें सच निकलती हैं। इन्हें भी लगने लगा था कि सच में डोरिस ने अपने डैड से कनेक्शन बना लिया है। इसीलिए यह तीनों मिलकर अपने डैड से बात करने के लिए ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करती है। एलिस सबसे पहले यह चेक करना चाहती थी कि यह स्पिरिट जो जवाब दे रही है वह रिचर्ड की ही है या किसी और की है। वह स्पिरिट से एक ऐसा सवाल पूछती है जो सिर्फ उसे और रिचर्ड को पता था, और एलिस को सही जवाब मिलने पर वो जान गई कि यह स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की ही है। एलिस को अब इस ओइजा बोर्ड के ऊपर बिलीव होने लगा था और डोरिस ने उसे यह भी बताया था कि वह इस प्लैंचेट के जरिए स्पिरिट्स को भी देख पा रही है। अब एलिस प्लान करती है कि वो डोरिस और ओजा बोर्ड की मदद से सच में अपने क्लाइंट्स को उनके रिलेटिव से कनेक्ट करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन पोलिना उनका इस प्लान में साथ देने से मना कर देती है। पर एलिस ने अपना प्लान कंटिन्यू रखा। वो डोरिस के साथ ओइजा बोर्ड के जरिए लोगों को उनके प्यारों से कनेक्ट करवाती रही और इसी बिजनेस की वजह से डोरिस ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया। ओजा बोर्ड खेलते हुए अक्सर डोरिस अजीबोगरीब आवाजें भी निकालती थी, जो तकरीबन लोगों के फैमिली मेंबर जैसी ही लगती थी, और इससे उनके क्लाइंट्स ज्यादा इन लोगों के ऊपर बिलीव
बिलीव करने लगे थे। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया था, लेकिन इस सब के दौरान टॉरिस अपनी गर्दन में लगातार दर्द फील करती है। उसे अपने ऊपर कुछ भार फील हो रहा था, इसीलिए वो प्लैंचेट ले जाकर शीशे में उस प्लैंचेट से देखती है तो उसके कंधे पर एक ईविल स्पिरिट थी, जिसे देखकर वो डर गई और वो जोर चिल्लाई तो वो ईविल स्पिरिट उसके अंदर चली गई। यानी ईविल स्पिरिट ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा बना लिया और उसे पोजेस कर लिया। पोजेस होते ही डोरिस नॉर्मल हो गई और उसने जाकर अपनी बहन के कान में धीरे से कुछ बोला, जिसकी वजह से पोलिना को भी डरावने डरावने ख्वाब आने लगे। अब अगले दिन हम देखते हैं डोरिस स्कूल में थी और जैसे ही उसे कुछ बच्चे तंग करने लगते हैं तो डोरिस अपनी पावर से उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचा देती है। डोरिस अब घर आ जाती है और आज उनके घर पे पोलिना का फ्रेंड आया था। वो जब डोरिस से बातें करता है तो आज डोरिस बहुत ही डरावनी और अजीब बातें करती उसके साथ। वो उसे बताती है कि अगर कोई गला दबाकर मरे तो उसे कैसा फील होता है, उसे कैसा दर्द महसूस होता है, और ये बातें सुनकर इस लड़के को काफी अजीब लग रहा था। अब पोलिना भी जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसकी डॉल के होंठों को किसी ने सिल दिया था। ये देखकर पोलिना को गुस्सा आया। उसे लगा ये काम डोरिस का है, लेकिन डोरिस ने बताया नहीं ये काम मैंने नहीं किया, ये काम डैड ने किया है, क्योंकि वो इस घर में आने वाली सभी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। वो उन आवाजों की बात कर रहे थे जो आजकल डोरिस निकाल रही थी। ये बातें सुनकर पोलिना डर जाती है और जाकर एलिस से कहती है, मुझे लगता है कि डोरिस पागल हो रही है, वो आजकल बहुत ही अजीब हरकतें करती है। अब रात में वो देखती है कि डोरिस ने कुछ नोट्स बनाए थे और ये नोट्स पॉलिश लैंग्वेज में थे। हालांकि उनके घर में किसी को भी पॉलिश नहीं आती थी। वो इन पेपर्स को लेकर स्कूल में फादर टॉम के पास चली जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इन नोट्स को ट्रांसलेट करवाएं। उन नोट्स को ट्रांसलेट करवाने के बाद खुद फादर टॉम शाम में उनके घर आ जाते हैं और घर आते ही एलिस से कहते हैं कि मुझे एक ओइजा बोर्ड सेशन चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इनका सेशन शुरू कर दिया जाता है। फादर टॉम डोरिस से पूछते हैं कि मेरी वाइफ का मिडिल नेम क्या था। प्लैंचेट मूव करती है और लिन नाम बताती है। इसी सब के दौरान डोरिस फादर टॉम की वाइफ की आवाज में कुछ बोलती भी है, जिससे यह सब हैरान हो गए थे। सबको यह सेशन सफल लग रहा था, लेकिन फादर टॉम ने इस सेशन के बाद एलिस और पोलिना से अकेले में मिलने को कहा। फादर टॉम इन लोगों को बताते हैं कि अभी जो सेशन हुआ था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। मेरी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं बल्कि कैथलीन था और लिन नाम डोरिस ने इसलिए बोला क्योंकि यह सवाल पूछने के बाद मैं अपने दिमाग में लिन सोचने लगा था। मीन्स फादर ट्विस्ट यहाँ ये रिवील कर रहे थे कि डोरिस किसी की भी स्पिरिट के साथ कनेक्ट नहीं करती थी, वो बस लोगों का माइंड पढ़कर उन्हें आंसर करती थी। और रही बात कि डोरिस अलग अलग आवाजें निकालती है, तो वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है उन आवाजों में और लोग उन्हीं आवाजों को अपने रिलेटिव्स की आवाजों में इमेजिन कर लेते हैं। यानी डोरिस किसी रैंडम आदमी या औरत की आवाज निकाल पाती थी, क्योंकि फादर टॉम ने बताया कि डोरिस ने उस टाइम जो आवाज निकाली थी वो भी मेरी वाइफ की नहीं थी। अब एलिस ने फिर सवाल किया कि आखिर डोरिस ये सब कर कैसे पा रही है, तो फादर टॉम ने बताया कि उसे किसी इवल स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ है जो सब काम ये डोरिस से करवा रहा है। उन्होंने पोलिना को बताया कि तुमने मुझे जो नोट्स लाकर दिए थे उसमें एक मार्कस नाम के बंदे की कहानी लिखी हुई है जो पोलैंड से यहाँ लॉस एंजेलिस आया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक पागल डॉक्टर ने मार्कस को पकड़ लिया था और वो डॉक्टर मार्कस के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहा। वो डॉक्टर एक साइकोपैथ था। मार्कस जैसे कई लोगों को वो पकड़ के लाता था, उन पर एक्सपेरिमेंट करता था, उन्हें अपनी बेसमेंट में बंद करके रखता था और फिर आखिर में उन्हें मार देता था। और ये घर जिसमें इस टाइम एलिस और उसकी फैमिली रह रहे हैं, ये असल में उसी डॉक्टर का घर था और जितने भी लोगों को उस डॉक्टर ने मारा था उनकी लाशें आज तक इसी घर में थी। यानी मान लें कि यह घर एक कब्रिस्तान था। और जैसा हमें पहले से पता है कि ओइजा बोर्ड का रूल है उस गेम को कब्रिस्तान में नहीं खेलना, और तीसरा रूल भी एलिस ने तोड़ दिया था ओइजा बोर्ड का, और इसी वजह से ये लोग किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। फादर टॉम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन नोट्स में मार्कस ने अपने मरने के बाद वाली भी फीलिंग्स लिखी हैं। मरने के बाद भी वो इन सारी चीजों को फील कर पाता है। वो पिछले कई सालों से बाकी स्पिरिट्स के साथ इसी दुनिया में उनके इसी घर में रहता है। मार्कस ने इन नोट्स में लिखा था कि स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही कोल्ड है, वॉइसलेस है, यानी इसमें कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास आवाज नहीं है। लेकिन मार्कस को आवाज मिल गई है डोरिस की शक्ल में। यही वजह थी कि डोरिस एलिस के सारे सवालों का जवाब सही से दे पा रही थी, क्योंकि हमेशा से ही मार्कस उन लोगों के बीच था।
अब नीचे हम सोफे पर बैठी हुई डोरिस को देखते हैं, जिसकी आंखें भयानक हो चुकी हैं और उसने पूरा मुंह खोला हुआ है। इतनी ही देर में दरवाजा नॉक होता है और वो नॉर्मल हो जाती है। जाकर उसने दरवाजा खोला तो यहाँ पर पोलिना का फ्रेंड आया हुआ था, जिससे हेलो हाय करने के बाद वो उसे बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ बेसमेंट में आने के बाद इस लड़के को यहाँ पर कुछ मरे हुए इंसानों के ढांचे मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। और पीछे हम डोरिस को देखते हैं, जो अब अजीबोगरीब तरीके से पोजेस हो रही थी। उसकी बॉडी भी मुड़ रही थी और एकदम से उसने आकर इस लड़के के ऊपर हमला कर दिया और हमला करते हुए उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी हैं। इस बार हमला करके उसने इस लड़के का गला दबाकर उसे मार डाला। खैर यहाँ पर फादर टॉम भी अपनी मीटिंग करके पोलिना और एलिस के साथ नीचे आते हैं। तो आते ही ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि पोलिना के दोस्त की लाश उनके घर के बीचों बीच लटकी हुई थी, कुछ इस तरह से कि जैसे इस लड़के ने खुदकुशी की हो, यानी खुद को फांसी से लटकाया हो। ये देखकर फादर टॉम डर गए और फौरन बेसमेंट में गए। यहाँ पर फादर को दीवार के अंदर कई इंसानों के कंकाल दिखते हैं, इसीलिए फादर फौरन से एलिस को उनका ओइजा बोर्ड जला देने को कहते हैं। ये लोग ओइजा बोर्ड तो जला चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें वही ओइजा बोर्ड सही सलामत उनके टेबल पर रखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन सब के दौरान इन्हें डोरिस कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी फादर को दीवारों के पीछे से किसी की आवाजें आती हैं। उन्हें यहाँ पर एक हिडन डोर भी मिल गया, जिसके अंदर एक और कमरा था। ये उस पागल डॉक्टर की लैब थी, जिसमें वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, और यहीं पर डोरिस भी पोजेस हुई खड़ी थी। फादर टॉम के यहाँ आते ही यहाँ की स्पिरिट्स फादर टॉम को भी पोजेस कर लेती हैं, और फादर टॉम अब खुद ही एलिस और पोलिना के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट फादर टॉम का दम घोंट के उसे मार डालती है, जबकि पोजेस हुई डोरिस अब अपनी मॉम और बहन को मारने के लिए बाहर निकल आती है। डोरिस के हाथ लग जाती है उसकी मॉम, जिन्हें वह बेहोश करके बेसमेंट में ले जाती है। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पोलिना के पास उसके डैड की सोल आई थी, जो उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। यहाँ पर इन सब चीजों को दोबारा से ठीक करने का तरीका पोलिना के डैड ने उसे समझाया कि तुम्हें उन आवाजों को ही बंद करना होगा जो स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ आ रही हैं, क्योंकि यह सारी आवाजें डोरिस को जरिया बनाकर यहाँ आ रही थी। इसीलिए पोलिना को डोरिस के होंठ बिल्कुल उसी तरह सिलने थे जैसे तुम्हारी डोल के होंठ मैंने सिए थे। पोलिना अपने डैड की सारी बात समझकर फौरन अपनी मॉम को बचाने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर डोरिस बस अपनी मॉम के ऊपर हमला करके उन्हें मारने ही वाली थी कि तभी पोलिना अपनी बहन के होंठों को सीने के लिए स्टिचिंग नीडल लेकर आ जाती है। उसने फौरन से जाकर डोरिस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पीछे से काफी सारी स्पिरिट्स उसे रोकने लग गई। काफी सारे काले हाथ उसकी बॉडी के ऊपर दिखाए गए, लेकिन पोलिना डरी नहीं, रुकी नहीं। उसने आखिर डोरिस के होंठ बिल्कुल उसी तरह से सिल दिए जैसे उसकी डॉल के सिले हुए थे, और ऐसा करते ही डोरिस मारी गई। मरने के बाद आखिर डोरिस की सोल जाकर अपनी डैड की सोल से मिलती है और खुश हो जाती है। जबकि यहाँ अब हम पोलिना को देखते हैं, जिसे यहाँ की सारी सोल्स ने पोजेस कर लिया था, और पोजेस होते ही उसने अपनी मॉम को मार डाला। उसकी मॉम के मरते ही उसे होश आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये रियलाइज करते हुए कि उसने अपनी मॉम के साथ क्या कर दिया था। इसके बाद सीन यहीं से कट होता है और हमें काफी सालों बाद पोलिना को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके ऊपर उसकी मॉम और उसकी बहन को मर्डर करने का इल्जाम था। यहाँ पर डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को आज तक डोरिस की लाश नहीं मिली थी, और पोलिना भी इस बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। डॉक्टर पोलिना को वापस उसके रूम में भेज देते हैं, जहाँ जाकर पोलिना अपने खून से दोबारा एक ओइजा बोर्ड तैयार करती है और अपनी बहन की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। उसका ये प्रोसेस काम कर भी जाता है, और थोड़ी ही देर में हम डोरिस की स्पिरिट को उसके पास बैठा देखते हैं। जब डॉक्टर पोलिना के रूम के पास से गुजरते हैं तो वो यहाँ कुछ अनयूजुअल फील करते हैं। वो रूम के पास खड़े हो जाते हैं और पोलिना भी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूम के अंदर तो उन्हें कुछ एबनॉर्मल फील नहीं हुआ, लेकिन वह ये नहीं देख पाए कि मरी हुई डोरिस की सोल ईवल तरीके से उनके पीछे लटकी हुई थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।